जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सितंबर का करंट अफेयर्स हम लोगों ने सिर्फ एक पार्ट देखा था उसका, जिसमें हमने टॉप 9 क्वेश्चंस को डील किया था। उसके बाद हम 10-11 क्वेश्चंस और देखेंगे और एक दो पार्ट और आएगा। कोशिश होगी उसमें आपका पूरा सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा दिया जाए। अक्टूबर से अब हमारा रेगुलर करंट अफेयर्स होगा, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जैसे देखते आ रहे हैं वो आपको मिलेगा। और फिर थीम बेस्ड जो है, जैसे स्पोर्ट्स के हमने टॉप करंट अफेयर्स देख लिया, इस तरह से जो करंट अफेयर्स होगा थीम वाइज, इंडेक्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, ये सब हम लोग अब समय समय पे देखते चलेंगे। तो करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है आप लोग समय समय पे रिवाइज करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 10वां सवाल है, अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 लॉन्च हुआ है। उसके हिसाब से 133 ग्लोबल इकोनॉमीज़ में भारत की क्या रैंक है। यानी हाल ही में लॉन्च हुए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान है। तो इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं, भारत जो है इस समय इस साल 39वें स्थान पर था। और अगर पिछले साल की हम लोग बात करें तो पिछले साल जो है भारत की 40वीं रैंक थी, तो मात्र एक रैंक का सुधार आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे हम लोग वैश्विक नवाचार सूचकांक बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसे रिलीज़ कौन करता है? इसे रिलीज़ करता है जेनेवा बेस्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यह सूचकांक जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। और हर बार की तरह इस बार भी स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। उसके बाद स्वीडन, यूएस, सिंगापुर और यूके, ये टॉप 5 देश हैं जो कि सबसे अधिक इनोवेटिव इकोनॉमीज़ यानी कि सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाएं हैं जो हमें टॉप 5 में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें भारत का, इसमें और भी क्या रैंक आया है 39वें के अलावा, तो जो लोअर मिडिल इनकम देश होते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत का पहला स्थान है। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसे काफ़ी हाईलाइट भी किया गया था। और जहाँ तक बात है इस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लस्टर रैंकिंग में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लस्टर रैंकिंग में भारत का चौथा स्थान है। तो 39वां हम ओवरऑल जो स्कोर है हमारा, जो रैंक है हमारा, वो हमारा कुल मिलाकर 39वां स्थान है। लेकिन जो लोअर मिडिल इनकम अर्थव्यवस्था है, यानी कि निम्न मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें भारत का पहला स्थान है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य माता गौ माता का जो स्टेटस है वो अपने राज्य के देसी गायों को दिया है। यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में देसी गायों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है। ये दर्जा देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र ये राज्य है जिसने अपने लोकल ब्रीड को, जो देसी गाय हैं, उनको राज्य माता गौ माता का दर्जा प्रदान किया है। तो आप ये देख सकते हैं उन्होंने वैदिक काल से ही जो गौ की एक सिग्निफिकेंस है, जो गाय का एक महत्व है, उसको हाईलाइट करते हुए, उसको महत्व देते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको अच्छे से देखिएगा। शंख एयर, जो कि पहली अब एयरलाइंस बनने वाली है इस साल के अंत तक, आपको ये बताना है ये किस राज्य की पहली एयरलाइंस होगी जो 2024 के अंत से अपनी उड़ान भरना शुरू कर देगी। ये एयरलाइंस रेडी हो जाएगी। यानी शंख एयर किस राज्य की पहली अनुसूचित शेड्यूल्ड एयरलाइन है जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद 2024 के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी है। तो ये कौन सा राज्य है, शंख एयर कौन से राज्य का पहला एयरलाइन होगा? तो ये है अपना राज्य उत्तर प्रदेश। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसमें ध्यान दें तो शुरुआत में शंख एयर का प्लान है कि वो लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर, इन 3 शहरों से अपनी उड़ान भरना शुरू करेगा। यहाँ पर आपको शंख एयर के फ़्लाइट्स देखने को मिलेंगे। और इस अगर हम बात करें इनके चेयरमैन की, तो इनके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी। तो इनको भी याद रखिएगा, श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी इनके चेयरमैन हैं। नाटो अपना नया लैंड कमांड स्थापित करने जा रहा है रशिया के बॉर्डर के पास में। आपको ये बताना है वो कौन सा देश है जहाँ पे नाटो जो है वो अपना उत्तरी लैंड कमांड, न्यू लैंड कमांड जो है वो स्थापित करेगा। तो रशिया के पास में ये 4 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और लातविया। तो आपको बताना है ये कौन सा देश है जहाँ पर नाटो अगले वर्ष रूसी सीमा के पास
अपनी नई भूमि कमान स्थापित करेगा, यानी अपनी नई लैंड कमान स्थापित करेगा। और ये देश कौन सा है? ये देश है फिनलैंड, जो हाल ही में अभी शामिल हुआ था नाटो में। आप एक चीज़ ये देखिएगा कि नाटो में सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है, सबसे नवीनतम सदस्य कौन है नाटो का सदस्य बनने वाला? क्या वो फिनलैंड है, या वो स्वीडन है, या कौन सा अन्य देश है? तो अगर हम एक बार मैप में भी ध्यान से देखें तो देखिए, ये जो नीले रंग का आप देख रहे हैं ऊपर, ये तो रशिया है। उसके बाद देखिए ये फिनलैंड है, तो फिनलैंड बिल्कुल डायरेक्ट बॉर्डर बना रहा है। स्वीडन अपना डायरेक्ट बॉर्डर नहीं बनाता है रशिया के साथ में, और नॉर्वे का कुछ हिस्सा आप देख सकते हैं जो कि रशिया के साथ बॉर्डर बनाता है। उसके बाद देखिए ये बोथनिया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया कौन से दो देशों के बीच में स्थित है? फिनलैंड और स्वीडन। उसके बाद ये आप देख रहे हैं बाल्टिक सी, और कुछ बाल्टिक देश कहलाते हैं जिसमें आता है इस्टोनिया, लातविया और ल्यूथेनिया। तो इसको अच्छे से आप मैप को देख लीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ पे इसे खोला गया है, किस शहर में इसे खोला गया, यही सवाल है। यानी हाल ही में भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क किस शहर में खोला गया है? इंदौर, नागपुर, जोधपुर या फिर ग्वालियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नागपुर। तो जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं अपने नितिन गडकरी जी, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। और ये जो पार्क है इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसके द्वारा इसे बनाया गया है। और ये आपको नागपुर में जो नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे है, नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44, उस पर इसे खोला गया है। देखिए पहले जब अभी जैसे बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम बदल दिया गया, पहले जो NH44 हुआ करता था, नेशनल हाईवे 44, ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे में से एक हुआ करता था, जो कि वाराणसी से होते हुए और आपका बाकी जगह से गुजरते हुए निकलता था। अब आप ये बताइए कि इस समय ये जो नेशनल हाईवे 44 है, क्या यही भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है? पहला सवाल ये है। और आपको ये बताना है कि इसके पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग था NH7, जो वाराणसी से होकर शायद कन्याकुमारी तक जाता था, आपको बताना है कि क्या ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था? एक बार इन दोनों ही फैक्ट्स को चेक करिए। क्या चेक करना है आपको? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आज के समय में कौन सा है? क्या वो NH44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है, वाराणसी और बाकी शहरों को टच करते हुए? और दूसरा सवाल, इसके पहले ये जो राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम बदला गया है, उसके पहले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? क्या वो वाराणसी से कन्याकुमारी NH7 है, वो था, या अब NH44 हो चुका है श्रीनगर से कन्याकुमारी? एक बार इन दोनों फैक्ट्स को चेक करिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, जैसा आप लोग हर बार करते हैं। तो लगभग वही चीज़ें बात की गई है कि इसमें 2.5 एकड़ का सोशल फॉरेस्ट्री था, और बाकी जो है टोटल 8.25 एकड़ के आसपास का आपको ये देखने को मिलता है। शिगेरू इशिबा जी कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? यानी शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान या फिर कंबोडिया? तो इनको आप देख रहे हैं इमेज में, शिगेरू इशिबा को, और ये अब जापान के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखिए शिगेरू इशिबा जो हैं वो पहले जापान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और अब वो जापान के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि वहाँ की जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके ये लीडर बन गए हैं। तो अगर उसके लीडर बन गए हैं और इन्हीं की मेजॉरिटी है, लोकसभा उनके जो अपने पार्लियामेंट हैं वहाँ पर इनकी अपनी मेजॉरिटी है, इसीलिए पूरा का पूरा चांस है यही प्रधानमंत्री बनेंगे। इशिबा जो हैं वो अपने पहले, इनके जस्ट पहले जो एक प्रधानमंत्री थे फ्यूमियो किशिहाड़ा, तो फ्यूमियो किशिदा आप बोल सकते हैं या किशिड़ा, तो फ्यूमियो किशिदा जो हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का बहुत स्कैम का आरोप लगा, स्कैंडल था। तो भ्रष्टाचार के घोटालों के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, और उसके बाद शिगेरू इशिबा जो हैं वो जापान के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हाल ही में जो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो पहला ज्वाइंट मिनिस्टीरियल मीटिंग जिसमें L69 ग्रुप के सदस्य और C10 ग्रुपों जो देशों का ग्रुप है उसके सदस्य मौजूद थे। आपको ये बताना है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के कौन से सेशन में ये पहली ज्वाइंट मिनिस्टीरियल मीटिंग की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के मौके पर देशों के L69 और C10 समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? तो ये 79th सेशन था, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, 79th सेशन था, ये सत्र था। अब हम ये समझते हैं कि L69 और ये C10 जो ग्रुप है ये हैं क्या।
देखिए L69 ग्रुप जो है ये 42 देशों का समूह है। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें L69 में जो 69 दिया हुआ है ये 69 देश हैं। ये एक रिजोल्यूशन था, एक रिजोल्यूशन नंबर था L69, जो ये 42 देशों के समूह ने संयुक्त राष्ट्र को दिया था। इसमें अफ्रीका देश, अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसमें से भी शामिल बहुत सारे देश थे। लैटिन अमेरिका में जैसे हम समझते हैं सेंट्रल अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देश थे। लैटिन अमेरिका में आपके लगभग कैरिबियन के आसपास के जो देश हैं वो सब भी शामिल थे, कैरिबियन थे, एशिया, पैसिफिक, ये सारे देश, मतलब लगभग सारे जगह से आपको देशों के सदस्य देखने को मिलते हैं। तो ये सारे देश इसमें शामिल थे। कितने देश थे? 42। उसके बाद देखिए ये 2007 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इन्होंने एक रिजोल्यूशन दिया था, एक मसौदा पेश किया था जिसका नाम था L69। इसके तहत ये बोल रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ 5 सदस्यीय सीटें नहीं होनी चाहिए जो परमानेंट सीट्स हैं, इसमें बाकी देशों को भी शामिल करना चाहिए, उन्हें भी वीटो पावर मिलना चाहिए। ये सब इनकी कुछ प्रमुख मांगे थी। उसके अलावा आप देखेंगे C10 जो कमेटी ऑफ 10 है, C का मतलब कमेटी, तो ये 10 लगभग जो देशों का एक समूह है, आप ये समझिए। इसमें अफ्रीकन यूनियन की ही, सिर्फ अफ्रीकन यूनियन जो AU है, सिर्फ उसी अफ्रीकी महासंघ के देश जो है इसमें शामिल हैं। इसमें अफ्रीका के अलावा और कोई भी देश नहीं है। इन्होंने अपने एजेंडा 2063 में उल्लेखित किया था कि अफ्रीका वी वांट, हमें अफ्रीका किस तरह का चाहिए सन 2063 में। उसी में कुछ बातें इन्होंने कही थी कि शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये C10 देश, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी कि हर साल दुनिया भर में किस तारीख को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 सितंबर। तो हर साल 27 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे को सेलिब्रेट करते हैं। बात कर लें अगर इसके थीम की, इसके विषय की, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है टूरिज्म एंड पीस, यानी पर्यटन और शांति। भारत की क्या रैंक आई है अभी IMD के लेटेस्ट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के हिसाब से? पिछले साल तो हम 56 रैंक पर थे, इस साल हम लुढ़क के कहाँ पहुँचे हैं? तो ये IMD की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में हम पहुंच चुके हैं अब 58वें स्थान पर। इसको ध्यान रखिएगा। तो IMD की जो ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 है, इसमें भारत अब 56 रैंक से लुढ़क कर 58 स्थान पर पहुंच चुका है। इसमें स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर पर है, सिंगापुर दूसरे नंबर पर है और लक्जमबर्ग तीसरे नंबर पर है। ये टैलेंट का मतलब ये है कि आपके यहाँ जो भी इनोवेशन होता है अपनी अर्थव्यवस्था में, जो भी नया रिसर्च होता है, उसमें कितना ज़्यादा आप टैलेंट को अपने देश में रख पाते हैं, यही कुल मिलाकर इसमें बात बताई जाती है। भारत जो है किस देश को पछाड़कर एशिया में तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है एशिया पावर इंडेक्स के हिसाब से? यानी एशिया पावर इंडेक्स में किस देश को पछाड़कर भारत को एशिया में तीसरे सबसे बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, जापान। तो भारत ने जापान को पछाड़ते हुए एशिया के तीसरे सबसे ताकतवर देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। ये बात एशिया पावर इंडेक्स बोलता है। पहले नंबर पे USA और दूसरे नंबर पर चाइना है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स का MCQ कंप्लीट होता है। इसके आगे आप लोगों को 1-2 दिन में फिर से सितंबर मिलेगा, बाकी अक्टूबर से हम लोग कंटिन्यूअस इसे देखते रहेंगे। तो बस अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।